नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। इससे पहले हमने तीनों चैप्टर के वीडियो बना लिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? देखो, लोगों को हमेशा भोजन की उपलब्धता हो, लोगों को हमेशा भोजन की पहुँच हो और लोगों को भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। ये क्या कहलाता है? खाद्य सुरक्षा कहलाता है। अब देखिए, भोजन की उपलब्धता क्या होती है, पहुंच क्या होती है और प्राप्त करने का सामर्थ्य क्या होता है। इन तीनों को हम अलग अलग करके एक बार समझ लेते हैं। तो देश में खाद्य उत्पादन, आयात और सरकारी भंडार है, उनमें पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। मतलब पर्याप्त मात्रा में जो दाल, गेहूँ या जो चावल है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पहुंच से क्या आशय है? तो पहुंच से क्या आशय है? पहुंच से आशय है कि खाद्य जो खाद्यान्न है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न मिलता रहे, ये खाद्यान्न ये पहुंच से आशय है। और प्राप्त करने का सामर्थ्य से क्या आशय है? प्राप्त करने के सामर्थ्य से आशय है कि जो खाद्यान्न है, जो खाद्य पदार्थ है या जो भोजन है वो प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि उनके पास हो। और ये कब निर्भर करता है? ये खाद्यान्न सुरक्षा किन पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, शासकीय सतर्कता पे। खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही पर ये निर्भर करती है। तो ये तीनों चीज़ें भी याद रखना आप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। अब आगे देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। देखो, जो गरीब लोग हैं वो हमेशा खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल खराबी और अकाल आदि के कारण कभी भी देश में खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, उसके कारण लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। तब से ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको मजबूत बनाया गया। तो याद रखना है कि 1943 में कहाँ पर अकाल पड़ा था? बंगाल में अकाल पड़ा था और वहाँ पर लगभग 30 लाख लोग मारे गए। खाद्य असुरक्षित लोग कौन है? कौन लोग खाद्य असुरक्षित लोग हैं? तो भूमिहीन किसान, जिनके पास कम भूमि है वो इसके अलावा पारंपरिक काम करने वाले लोग, छोटा मोटा काम करने वाले लोग, शहर में कम वेतन पर काम करने वाले मजदूर, ये सारे क्या है? असुरक्षित है। इसके अलावा मौसमी कार्यों में जो लोग लगे होते हैं, वो जैसे गर्मियों के टाइम पे ही आइसक्रीम चलती है, बाकी समय पर आइसक्रीम नहीं खरीदते, तो इनमें जो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या है? असुरक्षित है। इसके अलावा जो भिखारी है, ये तो हमेशा ही क्या रहते हैं? खाद्य असुरक्षित रहते हैं। इनको पता नहीं कब भोजन मिले नहीं मिले। सामाजिक संरचना के आधार पर भी जो एससी और जो एसटी लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, ये भी खाद्य असुरक्षित होती है। ठीक है, सामाजिक संरचना के आधार पर आ गया। जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है, वो गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मे बच्चों में कुपोषण का जो खतरा है वो सर्वाधिक रहता है। भारत में लगभग 11 करोड़ के आसपास, 1998 की बात है ये, महिला और बच्चे कुपोषित है। सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित लोग कौन है? कौन से एरिया में है? तो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित लोग पाए जाते हैं। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात हरित क्रांति से भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। 1966-67 में जो हरित क्रांति हुई, उससे इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि जो हरित क्रांति है वो कितनी सफल हुई। और 2016 में अनाज का उत्पादन भारत में लगभग 275.68 करोड़ टन रहा। मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं खाद्यान्न उत्पादन होता है। ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में हरित क्रांति 1966-67 के पश्चात भी भारत में विपरीत परिस्थितियों में भी भारत में अकाल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे दो कारण रहे। कौन कौन से कारण रहे? एक तो बम्पर स्टॉक और दूसरा कौन सा कारण था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये दो कारण रहे, इसके कारण यहाँ पर अभी भी अकाल नहीं पड़ा। बम्पर स्टॉक क्या है? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार किसानों से अधिशेष उत्पादन को खरीद लेती है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? राशन की दुकानों के माध्यम से खरीदे गए अनाज को गरीब वर्गों में वितरित करना क्या कहलाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। मतलब किसानों से
अधिशेष जो ज़्यादा उत्पादन होता है उनके, तो उनको सरकार खरीद लेती है, और जो राशन की दुकान है उनके माध्यम से सरकार गरीबों में बहुत ही कम कीमत पर या फ्री उनको लोगों तक पहुंचाती है या लोगों में बांटती। इस कारण भारत में अकाल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि देखिए, किसी भी फसल या फसल की उपज बढ़ाने के लिए सरकार उनको क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। फसल की बुआई से पहले ही सरकार उन फसलों की कीमत तय कर देती है और उस तय कीमत पर वो खरीदती है। निर्गम कीमत क्या होती है? समाज के गरीब वर्गों में या अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में बाजार कीमत से कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाना। ठीक है, देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। इन्हें उचित मूल्य की दुकानें भी कहा जाता है। तो निर्गम कीमत याद रखना, समाज के गरीब वर्गों में या अनाज की, जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी होती है वहाँ पर बाजार कीमत से भी कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? निर्गम कीमत कहलाता है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? बुआई करने से पहले ही सरकार के द्वारा कुछ जो फसलें होती हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनकी कीमत तय कर देती है और वो फिर उनको खरीदती है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। एक तो अंत्योदय कार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा निर्धन लोग होते हैं उनके लिए होता है। बीपीएल कार्ड, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये होता है। और एक होता है एपीएल कार्ड। एपीएल कार्ड क्या होता है? अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए एपीएल कार्ड बनाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। ठीक है, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। अंत्योदय कार्ड सबसे निर्धन लोगों के लिए बनाया जाता है। फिर बीपीएल कार्ड होता है जो निर्धनता रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में प्रारंभ की गई। काम के बदले अनाज 1977-78 में प्रारंभ किए गए। किसकी सिफारिश पर? एनएसएसओ की सिफारिश पर। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो 1940 में बंगाल में काल के टाइम पे ही कर दिया था। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्ण योजना, ये गरीबों में भी सबसे जो गरीब लोग हैं और जो दीन वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? सन 2000 में। तो ये आप देख सकते हो कौन किसको कितना अनाज मिलता है और कब ये योजना स्टार्ट हुई थी, पहुँच करके आप देख लेना। अब देखिए, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसकी क्या आलोचना है। देखो, अनाज होने के बाद भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भूखमरी की घटनाएं हमारे को देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। इसके अलावा कई जगह पर अधिक अनाज होने के कारण वो सड़ रहे हैं, उनको चूहे खा रहे हैं। आलोचना क्या है? आलोचना क्या की गई है कि जो राशन डीलर है, जो दुकानदार है, वो जो अनाज है उनको चोरी छिपे बाज़ार में बेच रहे हैं। इसके अलावा अनाज बहुत ज़्यादा ख़राब, और जो ख़राब अनाज है उनको भी लोगों को बेच दिया जाता है। नीचे जो ख़राब हो जाता है अनाज उसको भी लोगों को बेच दिया जाता है। एपीएल जो होती है वो पॉवर्टी लाइन में जो अनाज दिया जाता है वो बाज़ार रेट पर ही दिया जाता है, बराबर होती है बाज़ार की रेट, और एपीएल में जो राशन मिलता है वो बराबर ही होता है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिकाएं रही है? सहकारी समितियां क्या होती है? देखो, बहुत सी बार क्या होता है कि जो कुछ लोग आपस में मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं वो सहकारी समितियां कहती है, और लाभ आपस में बांट लिया जाता है। भारत के दक्षिण और पश्चिमी भागों में जो सहकारी समितियाँ हैं उन्होंने खाद्य सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सहकारी समिति का कम कीमत पर निर्धन लोगों को सामान बेचती है। जो सहकारी समितियां हैं वो क्या करती है? कम कीमत पर लोगों को सामान बेचती है। तमिलनाडु में तो लगभग 95% जो राशन की दुकानें हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती है? सहकारी समितियों के द्वारा चलाई जाती है। दिल्ली में मदर डेयरी दूध व सब्जी उपलब्ध करवाती है। गुजरात में अमूल डेयरी हो गई। महाराष्ट्र में अनाज बैंक की स्थापना हो गई। ये सब किसका रूप है? ये सब सहकारी समितियों का रूप है। और आज का हमारा जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है।